नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल कैडेंस ट्यूटोरियल्स पे। दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रैक्टिस पेपर 15 को, जिसमें यूपीएसआई, एसएससी जीडी, यूपी पीसीएस, आरओ और यूपी ट्रिपल एससी जैसे एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस को कवर किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, हुलास नामक सैंधवकालीन स्थल का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। तो हुलास नामक जो सैंधवकालीन था, सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थल था, वो किस राज्य में स्थित है वो देखेंगे। राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश। तो जो हुलास नामक सैंधवकालीन स्थल था, वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सहारनपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। वैभाषिक तथा सौत्रांतिक हीनयान संप्रदाय से संबंधित हैं। शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं। तो इसमें ये वैभाषिक और सौत्रांतिक हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैन धर्म के सिद्धांत से संबंधित है। तो इसमें देखें कौन सा सही है। केवल एक, केवल दो, एक व दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो यहाँ पे जो वैभाषिक सौत्रांतिक हीनयान संप्रदाय से संबंधित है, तो यहाँ पे केवल एक सही है। तो वैभाषिक और सौत्रांतिक सौत्रांतिक ये जो है हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। जबकि शून्यवाद और विज्ञानवाद वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, शून्यवाद और विज्ञानवाद। वैभाषिक और सौत्रांतिक हीनयान से संबंधित है। शून्यवाद तथा विज्ञानवाद बौद्ध बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। बौद्ध में महायान शाखा जो है, महायान महायान शाखा है, उससे शून्यवाद और विज्ञानवाद संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सही विकल्प का चुनाव करिए। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। महायान संप्रदाय आत्मा व पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखती। बुद्ध के प्रवचनों व जातक कथाओं का उल्लेख सुत्त पिटक में संकलित है। तो बौद्ध के पंचशील सिद्धांत जो वर्णन है छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो बुद्ध के पंचशील सिद्धांत जो पंचशील सिद्धांत हैं वो छांदोग्य उपनिषद में मिलते हैं। ये भी सही है। दूसरा है, बुद्ध के प्रवचनों व जातक कथाओं, प्रवचन और उनकी जातक कथाएं थी वो सुत्त पिटक में मिलता है उनका वर्णन। तो यहाँ पे केवल एक तथा तीन सत्य है। और महायान जो है, महायान संप्रदाय में आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ठीक है, तो महायान वाले जो संप्रदाय के लोग थे वो पुनर्जन्म और आत्मा में विश्वास रखते थे, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, नहीं रखते थे। तो वो जो महायान के संप्रदाय के लोग थे वो पुनर्जन्म तथा आत्मा में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में असत्य विकल्प का चुनाव करिए। जैन मठों को वसादी कहा जाता था। रत्नमलिका ग्रंथ के रचनाकार खारवेल थे। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है।
महावीर की मृत्यु के उपरांत जैन संघ का प्रथम अध्याय सुधर्मन बना था। तो यहाँ पे रत्नमलिका ग्रंथ के असत्य विकल्प देखना है हमें। तो रक्तमलिका ग्रंथ के रचनाकार खारवेल थे, ये गलत है। रक्तमलिका ग्रंथ के रचनाकार जो थे राष्ट्रकूट नरेश, राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष थे। तो रक्तमलिका ग्रंथ के रचनाकार राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष थे। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में असत्य सुमेलित विकल्प का चुनाव करिए। असत्य जो है वो देखना है हमें। एक तरफ है मौर्यकालीन उच्चाधिकारी, दूसरी तरफ है संबंधित विभाग। पौतवाध्यक्ष, मापतौल का अध्यक्ष, व्यावहारिक नगर का प्रमुख न्यायाधीश, विविताध्यक्ष, नौसेना का अध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष, व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष। तो यहाँ पे विविताध्यक्ष जो है वो गलत है। विविताध्यक्ष जो होता था वो चारागाहों, जो चारागाह थे उनका अध्यक्ष हुआ करता था, जबकि नौसेना का अध्यक्ष को क्या बोलते थे? नवाध्यक्ष। तो नौसेना का अध्यक्ष को मौर्य काल में नवाध्यक्ष बोला जाता था। अविविताध्यक्ष जो था वो चारागाहों का अध्यक्ष था। ठीक है, ये क्वेश्चन किसी को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में असत्य असत्य कथन का चुनाव कीजिए। ब्राह्मणों को भूमिदान सर्वप्रथम सातवाहनों ने ही दिया था। अशोक के रामपुरवा स्तंभ पर 4 सिंहों की आकृति तथा सांची और सारनाथ स्तंभ पर वृषभ आकृतियां उत्कीर्ण थीं। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। यहाँ पे असत्य कथन का चुनाव करना है हमें। तो अशोक के जो रामपुरवा स्तंभ था उस पर रामपुरवा स्तंभ पे वृषभ की आकृति बनी थी। और सांची और सारनाथ के स्तंभों में 4 सिंह की आकृति बनी थी। ठीक है, 4 सिंहों की आकृतियां बनी थी। तो यहाँ पे उल्टा है। अशोक के रामपुरवा स्तंभ पर 4 सिंहों की आकृतियां बनी हैं तथा सांची और सारनाथ के स्तंभ पर वृषभ आकृतियां बनी हैं। तो यहाँ पे उल्टा है। अशोक के रामपुरवा स्तंभ पे वृषभ की आकृतियां बनी हैं तथा सांची और सारनाथ के स्तंभ पे 4 सिंहों की आकृतियां बनी हैं। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है वो आपके सही है। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था और ब्राह्मणों को भूमिदान सर्वप्रथम सातवाहनों ने ही दिया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य युगीन इतिहास में पहला युद्ध कौन सा था जो जल तथा थल दोनों पर लड़ा गया? जल और थल दोनों पर लड़ा गया। चंदेरी का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध और घाघरा का युद्ध। तो यहाँ पे जो घाघरा का युद्ध था वो थल तथा जल दोनों में लड़ा गया। और घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया है? 5 मई 1529 में बाबर तथा अफगानों के बीच में। तो बाबर ने यहाँ पे अफगानों को हरा दिया था।
तो घाघरा का युद्ध जो 5 मई 1529 ईस्वी में लड़ा गया बाबर तथा अफगानों के मध्य। तो बाबर ने इसमें जल तथा थल दोनों सेनाओं का यूज किया था अफगानों को हराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में विभाग हैं, सूची 2 में इसके संस्थापक हैं। दीवान ए अमीर कोही अलाउद्दीन खिलजी, दीवान ए मुस्त खराज फिरोज शाह तुगलक, दीवान ए बवकूफ मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान ए इस्तिहाक जलालुद्दीन खिलजी। तो जो दीवान ए अमीर कोही था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, दीवान एक अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्टार्ट किया गया। दीवान ए मुख्त खराज, दीवान ए मुख्त खराज एक राजस्व विभाग था। तो ये स्टार्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और दीवान ए अमीर कोही जो था वो कृषि विभाग था। ये पूछ लिया जाता है, दीवान ए अमीर कोही क्या था? एक कृषि विभाग था। दीवान ए मुख्त खराज जो था राजस्व विभाग था, जिसको स्टार्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान ए वकूफ, दीवान ए वकूफ जो था एक व्यय विभाग था, व्यय एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट था। ये स्टार्ट किया गया था जलालुद्दीन खिलजी द्वारा। और दीवान ए इस्तिहाक, दीवान ए इस्तिहाक जो था वो पेंशन विभाग था। ये स्टार्ट किया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट का तीसरा, सेकंड का पहला, दीवान ए वकूफ का फोर्थ। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके नोट्स आप बना लेना, विभाग लिख लेना, किस नाम से जाने जाते थे और उनको संस्थापक कौन थे। ठीक है, दीवान अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान मुख्त खराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवान वकूफ जलालुद्दीन खिलजी, दीवान इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में इमारत हैं और इसके निर्माता कौन थे? शासक, जो शासक निर्माता थे उनको नाम दिया गया है। जामा मस्जिद संभल शेरशाह, रोहतासगढ़ का किला औरंगजेब, मोती मस्जिद आगरा में बाबर, मोती मस्जिद दिल्ली में शाहजहां। तो जो जामा मस्जिद जो थी संभल की, उसे बाबर ने बनवाई थी। जामा मस्जिद बाबर ने बनवाई थी। रोहतासगढ़ का किला, रोहतासगढ़ का किला शेर शाह ने बनवाया था। मोती मस्जिद आगरा वाली जो थी वो शाहजहां ने बनवाई थी, उसे शाहजहां ने बनाया था। मोती मस्जिद जो दिल्ली में है उसे औरंगजेब ने बनवाई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए का तीसरा, पहला, और सी का फोर्थ और लास्ट का सेकंड। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। तो जामा मस्जिद संभल की बाबर द्वारा बनवाई गई, रोहतासगढ़ का किला शेरशाह ने द्वारा बनवाया गया, मोती मस्जिद जो आगरा में स्थित है उसे शाहजहां द्वारा बनवाई गई, और मोती मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है उसे औरंगजेब ने बनवाई। इन दोनों में कंफ्यूजन है, आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि मोती मस्जिद आगरा, मोती मस्जिद दिल्ली। तो आगरा वाली शाहजहां द्वारा बनवाई गई, मोती मस्जिद दिल्ली वाली औरंगजेब द्वारा बनवाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिलियान वाला का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य युद्ध हुआ था? ठीक है, किसके मध्य पूछा गया है। मराठों तथा अंग्रेजों, अंग्रेज तथा सिख, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी, पुर्तगाली तथा बीजापुर। तो चिलियान वाला का युद्ध, जो चिलियान वाला का युद्ध था वो कब लड़ा गया? 1849 को। अंग्रेज तथा सिखों के मध्य लड़ा गया था। चिलियान वाला का युद्ध जो है अंग्रेज तथा सिखों के मध्य लड़ा गया।
ठीक है, अंग्रेज तथा सिखों के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार वर्ष 1946 में बनाई गई थी, में शामिल सदस्यों व उनको आवंटित विभागों के संबंध में निम्नलिखित में असत्य विकल्प का चुनाव कीजिए। खाद्य व कृषि मंत्री आसफ अली, रक्षा विभाग बलदेव सिंह, वित्त मंत्रालय लियाकत अली, विदेश मामलों व राष्ट्रमंडल विभाग पंडित नेहरू। तो यहाँ पे असत्य कथन का चुनाव करना है। तो वर्ष 1946 में जो एंटरिम गवर्नमेंट थी, एंटरिम गवर्नमेंट अंतरिम सरकार जो थी, उसमें खाद्य तथा कृषि मंत्री जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बाकी आसफ अली जो थे, इनको रेल मंत्रालय मिला था। ठीक है, खाद्य व कृषि मंत्री जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और आसफ अली थे, उनको रेल मंत्रालय दिया गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन गलत है। बाकी रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह को दिया गया था, वित्त मंत्रालय लियाकत अली को दिया गया, विदेश मामलों तथा राष्ट्रमंडल संबंध विभाग जो थे पंडित नेहरू के पास ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर द्वारा उठाए गए निम्नलिखित कदमों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। दास प्रथा का अंत, जजिया कर का समाप्ति, इबादत खाने की स्थापना, मजहरनामा की घोषणा। तो सबसे पहले दास प्रथा का अंत जो हुआ था 1562 में हुआ, जजिया कर 1564 में लगाया गया, इबादत खाने की स्थापना 1575 में की गई, और मजहरनामा की घोषणा 1579 में। तो अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे 1 2 3 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है पुस्तक, दूसरी तरफ है उसके लेखक। ठीक, नीतिसार यास्क, कथा सरित सागर, पद्मगुप्त, निरुक्त, कामंदक, नवशक शशांक चरित, सोमदेव। तो यहाँ पे नीतिसार जो थे, उनके जो लेखक थे वो कामंदक थे। कथा सरित सागर के जो लेखक थे सोमदेव थे, सोमदेव थे। 3 4 निरुक्त, निरुक्त के जो थे वो यास्क थे, और नव सहशांक चरित्र के पदम गुप्त। तो यहाँ पे 3 4 1 2, 3 4 1 2, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। 14th क्वेश्चन का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है युद्ध, और सूची 2 में है कौन, इसके गवर्नर जनरल थे उस समय, गवर्नर जनरल। ठीक है, फर्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कार्नवालिस, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध वेलेजली, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध वारेन हेस्टिंग, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड। तो यहाँ पे जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था वो वारेन हेस्टिंग द्वारा लड़ा गया था। यहाँ पे फर्स्ट का ए का तीसरा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल में मैसूर युद्ध जो था कार्नवालिस के समय लड़ा गया। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध वेलेजली के शासनकाल में लड़ा गया। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के संबंध में सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। विद्रोह का केंद्र और विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? दिल्ली, कैंपबेल, कानपुर, विंसेंट आयर,
विंसेंट आयर इलाहाबाद, निकलसन एंड हडसन बरेली में कर्नल नील। दिल्ली का युद्ध को दबाने का जो विद्रोह का केंद्र था दिल्ली, उसको दबाने का श्रेय किसको जाता है? निकलसन और हडसन को। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन। कानपुर को दबाने का श्रेय कैंपबेल। इलाहाबाद को कर्नल नील। बरेली का विंसेंट आयर। तो यहाँ पे 3142 3142 यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। तो दिल्ली को दबाने का श्रेय जो था वो निकलसन और हडसन को आता था। कानपुर का जो विद्रोह का केंद्र था उसे कैंपबेल द्वारा दबाया गया। इलाहाबाद का कर्नल नील द्वारा, बरेली का विंसेंट आयर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है कुछ कार्य हैं, सूची 2 में है उनके गवर्नर जनरल कौन थे, इसके द्वारा कौन सा कार्य चलाया गया, ये मिलाना है। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ। लॉर्ड मिंटो, अमृतसर की संधि 1809, सर जॉर्ज वार्लो, एल्बर्ट बिल विवाद 1883 से 84 के मध्य हुआ। लॉर्ड कर्जन, कृषि अनुसंधान केंद्र पूसा की स्थापना लॉर्ड रिपन। तो जो वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था वो सर जॉर्ज वार्लो द्वारा किया गया था। तो ए का यहाँ पे दूसरा सही है। अमृतसर की संधि 1809 में हुई, लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के शासनकाल में हुई। एल्बर्ट बिल विवाद जो था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ पे फोर्थ। कृषि अनुसंधान केंद्र पूसा की स्थापना लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई। तो यहाँ पे 2143 2143 यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीपावली घोषणा पत्र निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड एरविन, लॉर्ड बेवेल। तो जो लॉर्ड एरविन थे इनके शासनकाल में दीपावली घोषणा पत्र लाया गया था। तो लॉर्ड एरविन द्वारा 1929 में डोमिनियन स्टेट आया था 1929 में, उसके साथ ही दीपावली घोषणा पत्र लाया गया था। उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड एरविन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्धा योजना 1937 के तहत मूलभूत शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, जाकिर हुसैन, रहीमतुल्लाह सयानी। तो जो वर्धा योजना थी 1937 में लाई गई थी, उसमें मूलभूत शिक्षा तथा राष्ट्रीय नीति को बनाने हेतु उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? जाकिर हुसैन ने की थी। मूलभूत शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति बनाने हेतु जो वर्धा योजना थी उसकी अध्यक्षता जाकिर हुसैन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एचिसन कमेटी 1896 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अकाल से संबंधित, सांप्रदायिक निर्वाचन से, लोक सेवाओं से संबंधित, देसी रियासतों से संबंधित। तो एचिसन जो कमेटी थी 1886 में आई थी, वह उसका संबंध लोक सेवाओं से संबंधित थी, पब्लिक वेलफेयर के से संबंधित थी। तो लोक सेवाओं के संबंधित कमेटी थी जो एचिसन कमेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
प्रज्ञा चांद के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन राय। तो प्रज्ञा चांद जो थी उसके संपादक जो थे वो राजा राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय। इसे कौमुदी भी कहा जाता था, कौमुदी या प्रज्ञा चांद। इस पुस्तक को कौमुदी या प्रज्ञा चांद भी कहा जाता था। और इसका प्रकाशन जो हुआ था 1921 में किया गया था। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यही समाप्त करेंगे और आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।